काले कीचड़ जैसी उसमें डूबते हुए देखा। तो उसमें ये था कि भाई ये अगर सूरज डूब चुका है, खत्म हो चुका है, तो ये सूरज कहाँ से आया। तो एक उसके ऊपर मैं खाली एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि आज साइंस ने साबित किया है कि बिलियंस ऑफ सूरज इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। तो हो सकता है कि वो कोई और सूरज हो, ये कोई और सूरज है जो हमारे सामने है। आपने जैसे भी शुरू में कहा ना मेरे रेफरेंस से कि ज़ुल्करनैन को आसमानों में ले जाके करना क्या है, असल मसला ये है। जी जी जी। एक बार तो वो आसमान में पहुंच गए ना, फिर चाहे उन्हें ब्लैक होल में डालें, चाहे वर्म होल में डालें, कहीं भी डालें, कोई टेंशन नहीं। पहले आसमान पे ले जाना साबित करें, ये क्यों ले जाना है। ये सारी निशानियां कुरान के अंदर दी थी, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि आज की जो दुनिया होगी वो साइंस से लीड, जो साइंस को लीड कर रहा होगा वो आज की दुनिया को लीड कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल से इसको देख रहे होते तो और ब्लैक होल को, इस फॉर एग्जांपल इस सूरत के थ्रू ब्लैक होल को और ओजोन लेयर को हमने डिस्कवर कर लिया होता मुसलमानों ने। मैं एक सवाल आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी और साहिल साहब के लिए भी, ये जो वर्म होल्स की जो थ्योरी है पूरी, जहां से वो पोर्टल्स वगैरह निकालते हैं, क्या ये थ्योरी भी है या ये भी हाइपोथेसिस? आपने हाइपोथेसिस की बुनियाद पर कुरान की तफसीर शुरू कर दी, क्या मुझे आप गारंटी दे सकते हैं कि कल कोई हाइपोथेसिस नहीं बदलेगी? लेकिन अगर आपने हाइपोथेसिस के लेवल पर कुरान की इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी तो ये साइंस नहीं है, ये साइंटिज्म है। तो मुफ्ती साहब अभी आपने जो इमाम राजी की मिसाल दी, तो उस वक्त भी तो हाइपोथेसिस था ना ये सूरज का होगा। वो आदमी ये नहीं कह सकता लिहाजा सितरा से मुराद ओजोन लेयर ही होगी। बिल्कुल नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। मैंने इसीलिए पहले कहा कि साहिल साहब जो कह रहे हैं ना, उसकी पॉसिबिलिटी से मुझे इनकार नहीं। अच्छा, उसके सर्टेन होने से मुझे इनकार है। मैं साहिल साहब से जो बार उन्होंने बोला है कि सोचे तो सही, हो सकता है ना। वो तो बेसिकली मेन इशू यही है कि भाई आप ओपिनियन दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मत बोले कि सब गलत बोल रहे हो, मैं ठीक। हाँ, यहाँ देखें कितने सारे हम मफरूज लेकर मल्टी डायमेंशन थ्योरी लेकर आए। फिर ये कहा कि क़यामत भी एक नहीं है, अलग अलग क़यामतें हैं। ठीक है, फिर इस स्पेस का बंदा, इस डायमेंशन का बंदा दूसरे डायमेंशन में गया, वहां से फिर वापस भी आया। ये सारे के सारे जो है वो हाइपोथेसिस, बिल्कुल हाइपोथेसिस। इसलिए मैं कह रहा हूँ के लिए, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि उसकी जरूरत क्या कुरान करीम की आयतें हमें समझ में नहीं आ रही? अगर ये होता है कि यार इट डजंट मेक एनी सेंस, तो समझ में नहीं आ रहा, आए तो अमल कैसे करें, समझे कैसे, अगर ये हो रहा होता जी तो ठीक है। क्या आप साहिल अदीम साहब को भी रैंड कॉर्पोरेशन का कुछ समझते हैं, किसी तरह की सपोर्ट, या नहीं, या वो नहीं है उस कैटेगरी में? अगर जो साहिल अदीम साहब के बारे में बात हो रही, मैं एक आपको ऑडियो सुनाना चाहूंगा उनकी। अच्छा, आप बताएं मुझे, वहां पे काफी हद तक गैर महज़ब गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई है? पहले इनके बारे में भी हुई है, साहिल अदीम साहब के बारे में बिल्कुल होती है, ठीक है। लेकिन साहिल अदीम साहब को पाकिस्तान में रहकर ये जुर्रत जरूर करनी चाहिए, वो ये कहें कि मैं हिज़्ब तहरीर का आदमी। अच्छा, वो मौलाना मौदूदी के पीछे ना छुपे, वो कहें कि मैं हिज़्ब तहरीर का हूं। ठीक है, चूंकि जो रेटरिक उनकी है वो तकीयुद्दीन अन्नभानी की है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये है कि तज़किये का मकसद ये नहीं है कि मैंने बैठ के अपने कमरे के अंदर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनानी और नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात, ये सारी। तज़किये का पर्सपेक्टिव ये है कि आपके होने की वजह से आपके अराउंड किसी की हिम्मत ना पड़े गैर इस्लामी कोई हरकत करने की। इसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस मैं तो पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूं, उनके पास भी नहीं है। अच्छा, हम तो उनसे ज्यादा आजादी रखते हैं, मैं और आप अमेरिका में रहते हैं। क्या आप खुद बता सकते हैं कि बहुत सी गुफ्तगू जो हम अमेरिका में करते हैं पाकिस्तान में आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो हमें आजादी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि अपना खलीफा बना के भेज रहा हूं मैं इंसान जी। तो खलीफा की तो डेफिनेशन ही सक्सेसर की, रूलर की होती है जी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है वो मकसद नहीं है? अल्लाह ताला ने तो इसी मकसद के लिए भेजा है ना। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और उसके अंदर जाहिर है मुझे जो अभी तक अंदाजा वो एक आपका जो बड़ा इख्तलाफ है वो इस बात के ऊपर है कि जी वो ये क्यों कहते हैं कि जी जो बात मुझे समझ आई है वही ठीक है और बाकी सबको गलत समझ आई है। आई कैन अंडरस्टैंड, चले वहां पे। लेकिन जो आपकी बाकी वीडियोस थी और एक कॉलर के साथ थी जिसके ऊपर सूरह कहफ के ज़ुल्करनैन के वाक़यात के ऊपर आपकी डिस्कशन थी, तो आपके उसमें दो मैंने मेन सवाल निकाले जो लोगों का ओवरऑल जो कंसर्न था और मैं वो मुकदमा आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उसमें आपके दो मेन सवाल थे। एक बड़ा सवाल आपका ये था कि ज़ुल्करनैन को आसमानों पे ले जाके करना क्या है, पहला ये आपका मेन सवाल था। उसकी अम्ब्रेला में एक ज़िमनी सवाल आपका ये था और उसके ऊपर आपके जो 7 दूसरे लोग थे उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया जी। वो जो सूरज जब ज़ुल्करनैन पहले अपने सफर पे गए और उन्होंने सूरज को काले कीचड़ जैसी उसमें डूबते हुए देखा,
तो उसमें ये था कि भाई ये अगर सूरज डूब चुका है, खत्म हो चुका है, तो ये सूरज कहाँ से आया। तो एक उसके ऊपर मैं खाली एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि आज साइंस ने साबित किया है कि बिलियंस ऑफ सूरज इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। तो हो सकता है कि वो कोई और सूरज हो, ये कोई और सूरज है जो हमारे सामने है। तो लेकिन इसके ऊपर, उस आयत के ऊपर जो असल मुकदमा है वो ये है कि उधर ऐनल हमिया का अल्फाज आपको पता है, मैंने आपको एक दफा पढ़ते हुए सुना है, आपने पढ़ी है ये आयत यहाँ पे। ऐनल हमिया का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है जहाँ पे सूरज डूब रहा था। तो वो उसका जो पूरा तर्जुमा है वो ये कि काले कीचड़ जैसी जगह पे, आंख जैसी जगह के अंदर सूरज जा रहा था। और वो मैं इसके अंदर वीडियो में शेयर भी कर दूंगा। तो ब्लैक होल को अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल एक आंख जैसी बनी हुई है और बिल्कुल काली गहरी किस्म की वो है। तो मुकदमा यही है बेसिकली कि भाई आंख जैसी, ठीक है कीचड़ तो आप कह सकते हैं कराची के साहिल पे भी लगता है, लेकिन आंख कहाँ से आई, आंख कहाँ गई इस पूरी आयत के अंदर। तो पहले आप इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर मैं आपके जो बिगर क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आऊंगा। देखिए, असल मसला ये नहीं है कि आइन हमिया का तर्जुमा क्या है। असल मसला ये है कि आपने जैसे भी शुरू में कहा ना मेरे रेफरेंस से कि ज़ुल्करनैन को आसमानों में ले जाके करना क्या है। असल मसला ये है, जी जी जी, एक मतलब वो आसमान में पहुंच गए ना, चाहे उन्हें ब्लैक होल में डालें, चाहे वर्म होल में डालें, कहीं भी डालें, कोई टेंशन नहीं। पहले आसमान पे ले जाना साबित करें, ये क्यों ले जाना है। तो पहले उस पे आ जाओ, पहले उस पर। अच्छा चले, फिर मैं पहले उसके ऊपर जो मुकदमा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अगेन ये आर्गुमेंट्स हैं। और अच्छा, एक और चीज में आर्गुमेंट रखने से पहले, एक जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है जो है वो भी ठीक हो सकता है, और मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये हो ही नहीं सकता जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक, अच्छा, तो सर उसमें लॉजिक ये है कि ज़ुल्करनैन को आसमानों में ले जाके जो पूरा किस्से, ये 3 किस्से हैं, तीसरा याजूज माजूज का है। पहला किस्सा है जहाँ से मैंने आपको एक इशारा दिया ब्लैक होल का। दूसरा किस्सा है जहाँ पे सूरज आया और लोगों को प्रोटेक्शन नहीं थी सूरज से, और आज हमें पता है कि आज हमें सूरज से किस चीज से प्रोटेक्शन होती है, ओजोन लेयर से होती है। पॉइंट ये है कि सर अल्लाह ताला ने हमें ये सारी निशानियां कुरान के अंदर दी थी, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि आज की जो दुनिया होगी वो साइंस से लीड, जो साइंस को लीड कर रहा होगा वो आज की दुनिया को लीड कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल से इसको देख रहे होते तो, और ब्लैक होल को इस फॉर एग्जांपल इस सूरत के थ्रू ब्लैक होल को और ओजोन लेयर को हमने डिस्कवर कर लिया होता मुसलमानों ने, अगर इसके थ्रू कि भाई अच्छा अल्लाह ने निशानी दी है, लेट्स लुक इनटू इट, तो जाहिर है कि उसके साथ साथ बहुत सारी और साइंसी उसमें भी हम आगे होते, तो आज हम उस तरीके से लीड कर रहे होते दुनिया को। तो इसकी वजह यह है कि ज़ुल्करनैन को इस पर्सपेक्टिव से इसलिए देखा जा रहा है, और इसलिए मैं बोलूंगा कि पहले तो आप मुझे बता दीजिए ऐसे देखा भी नहीं जा सकता, और ये लॉजिक के अंदर आपको कोई फ्लॉ करना चाहता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। असल ये है कि हम अपने उसूलों के साथ कंसिस्टेंट रहें। ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है मुसलमानों का। जब हम ज़ुल्करनैन को आसमानों में लेकर जाते हैं तो साथ में हजरत ईसा को भी आसमान में लेके जाते हैं। ठीक है, उनको भी कहते हैं कि वहीं बैठे हुए किसी प्लेनेट पे। ये साहिद अलीम साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। हजरत इदरीस को भी लेके जाते हैं, मेराज भी इसी तरह करवाते हैं कि वर्म होल से जो है वो पोर्टल वगैरह से निकल के चले गए। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पर तशरीफ लेके जाना एक इत्तेफाकी मसला है। ठीक है, सब मानते हैं, सारे मुसलमान के मेराज पर तशरीफ लेकर गए। यहाँ सवाल ये है कि क्या ये एक मेटाफिजिकल इवेंट था या एक फिजिकल इवेंट। या तो हम ये कहें कि ये फिजिकल इवेंट था और इस फिजिकल वर्ल्ड में हुआ वो, और उसके बाद आप उसके प्रोसेस को डिस्कवर करें और ये बता देंगे हाँ जी हमने डिस्कवर कर लिया कि ऐसे गए थे, ये सफर हुआ था, उसकी इतनी तफसीलात थी, सारी चीजें हमारे सामने इस वक्त साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, या तो हम ये मान लें। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर का रास्ता, ये तो हम फिजिकली या फिजिक्स के मुताबिक हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन जो पूरा सफर है वो मेटाफिजिकल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्श पर तशरीफ लेके जाना, अल्लाह से हम कलाम होना, जन्नत और जहन्नम को देखना, ठीक है, शरीफुल अकलाम यानी जो कलम लिख रहे थे उनकी आवाजों को सुनना, ये सब मेटाफिजिकल है, सफर फिजिकल। तो ये जो मेटाफिजिकल और फिजिकल की जो खिचड़ी बनी है, ऑडियंस के थोड़ा मेटाफिजिकल को हम कहते हैं माबादत तबीयाती, यानी वो चीज के जिसको आप लॉज ऑफ फिजिक्स की बुनियाद पर नहीं समझ सकते, वो माबादत तबीयात यानी मेटाफिजिक्स में आता है। आपने दोनों की खिचड़ी बना दी।
इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम की आयतों को आपने एक खिलौना समझ लिया कि कभी इधर को मोड़ दें, कभी उधर को मोड़ दें। मैं एक सवाल आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी और साहिल साहब के लिए भी, ये जो वर्म होल्स की जो थ्योरी है पूरी, जहां से वो पोर्टल्स वगैरह निकालते हैं, क्या ये थ्योरी भी है या ये भी हाइपोथेसिस? आपने हाइपोथेसिस की बुनियाद पर कुरान की तफसीर शुरू कर दी, क्या मुझे आप गारंटी दे सकते हैं कि कल कोई हाइपोथेसिस नहीं बदलेगी? अच्छा, वैसे मुफ्ती यासिर साहब, ये साहिल अदीम साहब का एटलीस्ट जो ना मुझे पता है, उनका ये आर्गुमेंट है कि साइंस, कुरान साइंस पर डिपेंडेंट नहीं है, साइंस कुरान पर डिपेंडेंट। ये हो सकता है चेंज हो जाए बात, ठीक होगा, ठीक है, तो हो जाए, ठीक है। प्रॉब्लम तब है कि जो वो आज जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यार ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो हाइपोथेसिस जब हो जाए, एक तो कि भाई ये डिस्कार्ड हो गया, तब प्रॉब्लम है। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है जो डिस्कार्ड हुई हो। मैं उसी को मान के चल रहा हूँ कि अगर हो गई है डिस्कार्ड, हाँ, तो क्या आप साहिल साहब अपनी इस थ्योरी को छोड़ देंगे या वो प्रॉब्लम छोड़ देंगे? प्रॉब्लम छोड़ देंगे ना। तो क्या कुरान की तफसीर हर 100 साल 150 साल में नहीं बदलेगी? बदलेगी ना। हमारा जो एतराज है वो ये है कि आप जो साइंसी हकायक हैं जो अब नहीं बदलेंगे, मिसाल के तौर पर सूरज इस दुनिया का हिस्सा नहीं है ना, जो हमारा प्लेनेट है उसका हिस्सा नहीं है, ये एक साइंसी हकीकत है, मुशाहिदे के ऊपर मबनी है। अब कोई आदमी कहे कि नहीं ये तो डेट्रॉइट से निकलता है और कैलिफोर्निया में डूब जाता है, कोई अगर ये कहने लगे तो ऑब्वियसली ये साइंसी मुशाहिदे के बल्कि एक आम मुशाहिदे के खिलाफ है। इसको रद्द किया जाएगा और हम इसको अडॉप्ट करेंगे, कुरान करीम की तफसीर में तब्दीली नहीं आएगी। आप देखें कि जब दुनिया ये मान रही थी कि सूरज एक जगह है, वो नहीं रिवॉल्व कर, वो घूमता नहीं है, अपनी जगह पर है, तो कुरान तो जब भी कह रहा था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन में। हाँ ठीक है, कुछ उलमा ये कहते थे कि भाई कुल्लुन से मुराद अक्सर प्लैनेट्स हैं, इसमें सूरज नहीं होगा, क्योंकि उनको अभी तक के उसका इल्म नहीं था। लेकिन उस वक्त भी इमाम राजी आज के तो नहीं, साइंस ने डिस्कवर अब किया, इमाम राजी उस वक्त कह रहे थे कि कुल्लुन में हर प्लैनेट और हर जो स्पेस में जितने भी अजसाम हैं वो सारे मुराद हैं। तो हमारे उलमा में एक बड़ी तादाद मुफस्सिरीन की इस बात की कायल थी, तो हमने कुरान करीम को नहीं बदला, साइंस ने बदला अपने आप को, ये सब साइंसी हकीकत बन गई है, इस पे हमें कोई एतराज नहीं है। पहले आप इंतजार करें कि एक चीज साइंसी हकीकत का रूप इख्तियार कर ले, लेकिन अगर आपने हाइपोथेसिस के लेवल पर कुरान की इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी तो ये साइंस नहीं है, ये साइंटिज्म है। तो मुफ्ती साहब, अभी आपने जो इमाम राजी की मिसाल दी, तो उस वक्त भी तो हाइपोथेसिस था ना ये सूरज का घूमना? नहीं, उन्होंने साइंस की बुनियाद पर नहीं कहा, उन्होंने कहा कुरान की बुनियाद पर साइंस है जो भी कहे। तो ये अच्छा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अगेन आपकी इस बात से थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे कि साहिल अदीम साहब भी जो बात कर रहे हैं कुरान के, वो कह रहे हैं कि कुरान में ही लिखा हुआ है, साइंस ये कह रही है नहीं कह रही, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कह रही है अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी कहेगी, कुरान ने बोला आज भी 1000 साल बाद ये प्रूव हो जाएगा कि ये वर्म होल्स होता है। ऐसा नहीं है, वो इसलिए कि साहिल साहब जितने भी हवाले देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, वो साइंस या फिजिक्स की बुनियाद पर रेफरेंस देकर कुरान करीम की आयतों को उधर मुंतबिक करते हैं। कहते हैं देखो सितरा से मुराद ओज़ोन लेयर है ना, आपने भी उसी का हवाला दिया है ना। मैं कहता हूं कि एक आदमी एक सहरा में पड़ा हुआ है और वहां न इमारतें हैं, न उसके पास टेंट है, न वहां पहाड़ है, सहरा में बारिश होती नहीं है, दिन पूरे उस रोजाना सूरज निकलता है और अपनी तपिश के साथ, क्या वो आदमी ये कह सकता है, वैसे भी इम्कान की बात कर रहा हूं, कि भाई हमारे और सूरज के दरमियान कोई आड़ ही नहीं है, हम डायरेक्ट सूरज में, वो आदमी कह सकता है कि नहीं? एक आम जहन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल कह सकता है। अब आप ये कहेंगे नहीं, वो आदमी ये नहीं कह सकता, लिहाजा सितरा से मुराद ओजोन लेयर ही होगी। बिल्कुल नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। मैंने इसीलिए पहले कहा कि साहिल साहब जो कह रहे हैं ना, उसकी पॉसिबिलिटी से मुझे इनकार नहीं। अच्छा, उसके सर्टेन होने से मुझे इनकार है। मैं साहिल साहब से जो उन्होंने बोला है कि सोचे तो सही, हो सकता है ना, वो मैंने कैसर भाई की पॉडकास्ट में जो कह रहे हैं, जो मैं कहता हूँ सही है। हाँ, अभी रिसेंटली, लेकिन हर बात पे मुझसे वो कह रहे हैं कि मैं रुजू करूं। हाँ। किस बात का रुजू करूं? मुझसे उन्होंने कहा कि पोर्टल वाली बात पर जब तक मैं रुजू न करूं मुझसे बात नहीं करेंगे। मुझे कोई शौक नहीं है, मैंने तो अपने तौर से पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर कैसर भाई के थ्रू उनसे कहा, मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं अगर कोई इख्तिलाफ है। उन्होंने कहा नहीं, हम इंफीरियर साइकोलॉजी वालों से बात नहीं करते हैं, दैट्स ओके।
इट्स हिज चॉइस। पॉइंट ये है कि मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% इस मामले में गलत हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो दूसरे को गलत कह रहे हैं ये गलत है, और ये फेयर बात है। आई थिंक मैं एग्री करता हूँ इस बात। तो ये असल बात, आपकी बात फेयर है कि आप ठीक है, आप बोलें कि भाई मेरा ये पर्सपेक्टिव है और अगलों का भी ठीक हो सकता है, मेरा भी ठीक बिल्कुल हो सकता है। सही। तो देखें, कुरान की जो साइंटिस्टिक इंटरप्रिटेशन है उसमें फ्लॉज रहेंगे, क्योंकि वो साइंस के बदलने से इंसान को उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन के ऊपर गौर फिक्र करना पड़ेगा। साइंसी मुशाहिदे और हकायक बिल्कुल अलग चीज है, हम वो कुरान करीम से बिल्कुल निकालते हैं और साइंस साबित करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी आपने जो ये बात की कि जो प्रूव्ड साइंस है बस उस तक आप रहे हैं और अभी हाइपोथेसिस में ना जाए, राइट? तो एवोल्यूशन कैसे होगा? जिस तरह अगर जैसे अब ये जैसे ब्लैक होल और ओजोन वाली बात में जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, तो अगर गौर व तफक्कुर ही नहीं होगा कुरान की आयतों पे, यार ये जिस तरह आज मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर ये पॉसिबिलिटी के ऊपर भी बात ना हो जी, और वो बोले भाई अभी ये साइंस में सेट नहीं हुआ है, तो हम अभी कुरान की किसी भी इंटरप्रिटेशन को साइंस इन हाइपोथेसिस पे नहीं डालेंगे जो सेट है, तो इसका तो मतलब हम फॉलोअर हो जाएंगे ना। यानी कि हम जब हो जाएगा, जब कोई कर देगा साबित, तब हम बोलेंगे हाँ जी कुरान भी ये कह रहा है। तफसीर में कुरान के मामले में या जितनी भी ओवरऑल नुसूस हैं, हदीस हैं, उनके मामले में हमें करना ही फॉलो है। यानी आप अगर तफक्कुर और तदब्बुर भी करेंगे तो उसकी कुछ हुदूद और कुयूद है। ऐसा नहीं है कि आप ओपन थिंकिंग करें कि चाहे जो चाहे आप सोच लें। सोचने की लिमिटेशन, वो लिमिटेशंस क्या है? मिसाल के तौर पर किसी आयत में आप गौर फिक्र कर रहे हैं, तो जो भी नतीजा आप निकाल रहे हैं वो नतीजा कुरान की उस वर्ड की जो लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशन है उससे मेल खाता हो, या इसी तरीके से सहाबा की किसी बात से, किसी स्टेटमेंट से, या ताबीईन के किसी स्टेटमेंट से वो सपोर्ट उसको मिलती हो। साहिल साहब ये कह सकते हैं कि हाँ मैं एक ताबीई के कौल से सपोर्ट लेता हूँ, चूंकि उन्होंने सबबा के माने तरीक के किए, यानी रास्ते के किए। लेकिन वो रास्ता तो जमीन में भी हो सकता है ना, ये आपके रास्ते नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि रास्ते। तो अब अगर अच्छा उसके बाद चलें, मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए आपकी बात मैंने मान ली कि किसी का कौल उनको मिल गया आसमानों के रास्ते, वो ताबीई है, लेकिन उस ताबीई के उस्ताद इब्न अब्बास ये कह रहे हैं जमीन के रास्ते। अब शागिर्द की बात माने, उस्ताद की बात माने, और है इब्न अब्बास तर्जुमानुल कुरान, कोई छोटे मोटे साहबी नहीं है जिनका काम ही कुरान की तफसीर करना है। तो इन सब के बावजूद हम ये मान के चलते हैं कि आप गौर फिक्र जरूर करें, हुदूद और क़ुयूद में रहकर करें। अगर आप किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं जो नतीजा अगलों से मुख्तलिफ है, आप उसको अपने ओपिनियन के तौर पर पेश कीजिए। ये मत कहिए कि ये है और तुम गलत कह रहे हो, तुम रुजू करो। सही, ये पॉइंट है। तो बेसिकली मेन इशू यही है कि भाई आप ओपिनियन दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मत बोले कि सब गलत बोल रहे हो मैं ठीक, हाँ, हर चीज के ऊपर यही है। ओपिनियन भी उस ज़वाबित के ऊपर होनी चाहिए, वरना तदब्बुर तफक्कुर की तो कुरान ने हुक्म दिया है। अच्छा, तो आप इसके अंदर मतलब आप एटलीस्ट इस बात को अग्री करते हैं कि अगर ये आप तदब्बुर करना है, बिल्कुल लाजमी करना है, कुरान की आयतों के ऊपर सोचना है, समझना है। तदब्बुरूना कुरान करीम में बार बार कहा गया, अफला यतदब्बुरून का मतलब है कि वो क्यों तदब्बुर नहीं करते, क्यों नहीं सोचते, क्या दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तो फिर वो जो मैंने आपसे सूरज वाला जो सवाल किया, तो फिर वो तो इसी में कवर हो गया है उस तरह से अगर देखा जाए। बिल्कुल। तो पॉइंट बस यही है एट द एंड ऑफ द डे कि जो है ठीक है आप अपना ओपिनियन दें, लेकिन बाकियों को, अब वो ओपिनियन गलत हो सकती है, वो ओपिनियन गलत हो सकती है, बिल्कुल मेरे नजदीक वो गलत हो सकता है, आपके नजदीक वो सही हो सकता है। मसलन वो जो आइन हमिया वाली बात है जी, उसको अगर आप आइन हमिया से पीछा दें, कुरान करीम की असल आयत क्या है? ववजदहा तग़रुबु फी आइन हमियतिन, ववजदहा ज़ुल्क़रनैन इसके वो है फाइल जिसको कहते हैं, यानी ज़ुल्क़रनैन ने पाया, गोया कि वो आइन हमिया मरकरी वाटर में या मडी वाटर में वो गुरूब हो रहा था। उसमें कुरान ने ये नहीं कहा कि उन्होंने देखा, उन्होंने पाया, ऐसा लगा। तो ये जो लगना है ना, ये कहीं भी लग सकता है। मिसाल के तौर पर आप अगर साहिल समंदर पे खड़े हैं, आपको लग सकता है कि समंदर में गुरूब हो रहा, लगता है। लोग सनसेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन पहाड़ पे आपको लग सकता है कि पहाड़ के पीछे उसकी ओट में गुरूब हो रहा है, हमें दिन रात लगता है। उस परसेप्शन को कुरान करीम ने बयान किया है, एक राय है, और लफ्ज़ वजदा उसकी तारीफ करता है, वरना रहा होता जिसके माने देखने के। तो मुफ्ती साहब
पाया तो ब्लैक होल भी इसी, क्योंकि ब्लैक होल कोई आपके कोई इधर पास थोड़ी है, वो भी दूर से ही होगा, जिस तरह सूरज दूर से जाता है उसी तरह ब्लैक होल भी दूर से ही होगा, तो वो भी पाया ही कि उसमें आएगा ना। अगर ये बात है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जिस वक्त जुल्करनैन वहां थे वाकई सूरज ब्लैक होल में जा रहा था जी, लेकिन नहीं जा रहा था। ये तो साहिल भाई भी कहते हैं कि वो रास्ते पर था, हाँ, उसमें ग्रुप नहीं हो रहा था। उसको आप ये कहते हैं कि वो ब्लैक होल के भी उनको यानी ये होनी चाहिए थी आयत कि उनको लगा कि ब्लैक होल के रास्ते की तरफ जा रहा है सूरज। आयत है कि गुरूब हो रहा था, तो अब इसको कैसे आप रिकंसाइल करेंगे? क्या मेक सेंस, क्योंकि इसके अंदर जो दूसरी जो इसी वाक़े के बारे में जो दूसरी बात है आयतों के अंदर वो भी यही है कि जुल्करनैन को अथॉरिटी अल्लाह ताला ने दी थी सजा और जजा की, इस सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो उससे जो मुकदमा बनाया वो ये आता है कि भाई सूरज भी जा रहा था ऐनल हमिया के अंदर जा रहा था, और सिविलाइजेशन का सजा जजा कब होगा? रोज़े महशर या तो क़यामत वाले दिन होगा, राइट। तो ये पूरा मुकदमा बनाया जाता है कि भाई चांद सितारे सबको मौत भी आ जाएगी क़यामत वाले दिन, और लोगों का सजा जजा का भी हिसाब हो जाएगा कि भाई जो, तो उससे क़यामत, तो ये मुकदमा ये है कि इधर नहीं लेकिन किसी दुनिया में क़यामत आ रही थी, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है कि क़यामत आ रही थी इसलिए सूरज भी मर रहा था, सब चीजों को मौत भी आ रही थी, और सिविलाइजेशन की भी फाइनलिटी हो रही थी कि भाई ठीक है खत्म। तो अब हमने यहाँ देखे कितने सारे हम मफरूज है ना, मल्टी डायमेंशन थ्योरी लेकर आए, फिर ये कहा कि क़यामत भी एक नहीं है, अलग अलग क़यामतें हैं, ठीक है। फिर इस स्पेस का बंदा इस डायमेंशन का बंदा दूसरे डायमेंशन में गया, वहां से फिर वापस भी आया। ये सारे के सारे जो है वो हाइपोथेसिस, बिल्कुल हाइपोथेसिस, इसलिए मैं कह रहा हूँ के लिए, हाँ मैं ये कहता हूँ कि उसकी जरूरत क्या कुरान करीम की आयतें हमें समझ में नहीं आ रही? अगर ये होता है कि यार इट डजंट मेक एनी सेंस, समझ में नहीं आ रहा, आयतों पर अमल कैसे करें, समझे कैसे, अगर ये हो रहा होता जी तो ठीक है। हमें 14वीं सदी में आकर कुरान के नुज़ूल के बाद हमें आज समझ में आया कि अच्छा अब ये इसका मतलब है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं तो फिर उसको इतना स्ट्रेच करने की भी जरूरत नहीं है। दैट्स माय पॉइंट। अब आप खुद देखें कि या तो हम ये माने कि हमारा ये जो सूरज है ये ब्लैक होल में जा रहा था तो उसको देख लिया, अब अगर कोई चीज ब्लैक होल में जा रही थी तो वापस कैसे आ गई? तो कोई और सूरज होगा, कोई और सूरज है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि यानी जुल्करनैन वहां तक असल में इस गैलेक्सी से निकल गए थे, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रेच है इसकी जरूरत पर मुझे सवाल है, और ये सवाल मैंने उस वीडियो में भी किया। तो मुफ्ती साहब उसकी जरूरत मैंने आपको बताई ना कि रिसर्च है। अगर कोई अगर साहिद साहब ने ये बोला है तो मैं एग्री नहीं करता इस बात से कि जी यही इसकी खाली इंटरप्रिटेशन बनती है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन की जरूरत है रिसर्च के, सोचने के लिए, तदब्बुर के लिए। कुरान करीम का जो मकसद है तदब्बुर यकीनन हमें उसमें करना है, लेकिन उसका मकसद लॉज ऑफ फिजिक्स को खोजना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम अल्लाह ताला ने अकल के सबूत किया, ये काम कुरान के सबूत नहीं किया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए है। साइंस या हमारी जो अकली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका मकसद ये है कि इस कायनात में जब हम आ गए हैं तो इस कायनात को डिस्कवर करें, उसके लिए कुरान की जरूरत नहीं। तो कुरान करीम को की अगर जरूरत होती इस कायनात के मज़ाहिर को समझने के लिए तो सिर्फ मुसलमान ही समझ रहे होते, गैर मुस्लिम तो इस कायनात के मज़ाहिर को कभी समझ ही ना पाता, या कुरान के नुज़ूल से पहले कोई भी साइंटिस्ट या फलसफी इस कायनात के किसी भी मज़हर को ना समझता। न्यूटन कभी भी वो ग्रेविटी को ना समझ पाता क्योंकि वो तो कुरान पर ईमान नहीं रखता था। इसका मतलब क्या हुआ कि कायनात को समझने के लिए अल्लाह ने अकल की जिम्मेदारी लगाई। कुरान का काम है हिदायत हासिल करना। अब जब आप ये कहेंगे नहीं कुरान में ये चीजें इसलिए होनी चाहिए ताकि हम इस कायनात में रिसर्च कर सकें, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें अल्लाह के ताल्लुक से रिसर्च करनी है, अपनी आखिरत के ताल्लुक से रिसर्च करनी है, और हमारी जिंदगी का क्या मकसद है वो ताल्लुक से रिसर्च करनी है। इन चीजों का इन तमाम मसलों से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि पॉसिबिलिटी अपनी जगह है, ठीक है, उस पर असर्शन नहीं होना चाहिए। और जो मैं एक पॉइंट इसके अंदर बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अकल के ऊपर है बाकी ये सारे फिजिकल फिनोमेना और इन सबको एक्सप्लोर करना, लेकिन अगर कोई इशारे मिल रहे हैं कहीं से, जैसे आपको बताएं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कुछ आयात हैं, अगर वहां से एक इशारा मिल रहा है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो ये एक लीड तो मिलती है ना। बिल्कुल मुसलमान के लिए एक लीड होनी चाहिए कि यार मैं इस पर रिसर्च कर लेता हूँ। मैंने वही कहा कि चूंकि एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से जो हमें पता है वो एक हकीकत है ना। अब उन हकायक को हम कुरान करीम की आयतों पर मुंतबिक करें तो कोई मसला नहीं। सही बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, एक क्लैरिटी मुफ्ती साहब आपसे चाहिए थी कि क्या आप साहिल अदीम साहब को भी रैंड कॉर्पोरेशन का कुछ समझते हैं, किसी तरह की सपोर्ट, या नहीं, या वो नहीं है उस कैटेगरी में? अगर जो साहिल अदीम साहब के बारे में बात हो रही, मैं एक आपको ऑडियो सुनाना चाहूंगा उनकी। अच्छा, ये जरूरी है कि आपके ऑडियंस के सामने आ जाए। तमाम तर कैंपेन के खिलाफ जो आप लोग स्पेशली इंडियन मुफ्तियान, ये वो एक खास मुफ्ती जो इस वक्त बैक टू बैक वीडियोस आ रही, पता नहीं कब की वीडियोस है, किसी और बंदे ने चैनल पे लॉन्च की, तो मुझे अभी उन्होंने इसीलिए बुलाया हुआ था। कुछ मेरे खैर ख्वाह मुफ्तियान थे, उन्होंने कहा सर आपके ऊपर ये कैंपेन चल रही है, तो मैंने वो वीडियो को थोड़ा सा इक्तबास पूरा उन्होंने तो लिख के रखा हुआ था, तो उन्होंने क्लिप जब दिखाए तो पता चला। मैंने कहा ये किस मुल्क का बंदा है? उन्होंने कहा इंडिया के मुफ्ती है, मुफ्ती यासिर साहब। तब मैंने कहा फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उस बेचारे का बोनापन तो मोदी साहब की वजह से है, वो तो पैदाइशी बोना है, उसका दादा भी हिंदुओं के अंदर पैदा हुआ, उसका बाप भी और वो भी, वो तो निर्भोग रहेगा। उसको कहे पाकिस्तानियों से बात करना बंद करे और ऐसे अल्फाज यूज किया करे जो साफ समझ आती हो कि हिंदी के, उर्दू बोलना बंद करो। पाकिस्तान का लड़का समझेगा आप कराची से बात कर रहे हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे ना कंफ्यूज करो, बहुत सफेद गोलियां खा ली दो नस्लों से हम लोगों ने। आप एक और आ गए हैं नया वर्जन लेके और ऐसी ऐसी आयतें सुना रहे हैं जो कि स्ट्रेट आयत सामने लिखी है, आदि पढ़ के सुना रहे। ऐसे बेशर्मों को अपने अपने लाउड स्पीकर का रुख अपने अपने कबीलों में रखना चाहिए। आजाद मुसलमान से बात न करने के काबिल नहीं हुए आप। ये बात तो उन्होंने भी कैसे आजाद मुसलमान से बात करने के काबिल हुए नहीं है आप। आजाद मुसलमान से बात करने के लिए आजाद मुसलमान बात करेगा। इट इज दैट सिंपल। नो योर प्लेस। अपने इस्लाम की नफ्स से मैंने आपको साबित किया जी। तो ये वीडियो वैसे तो मुझे शुरू में आपको दिखानी चाहिए थी जब आपने तहजीब और सलीके के ताल्लुक से सवाल किया था जी। लेकिन चूंकि उस वक्त साहिल साहब के ताल्लुक से सवाल नहीं था, एक जनरल सवाल था जी जी। क्या इस रेटरिक से कोई मुहज्जब इंसान, मुझे मालूम आप मुहज्जब आदमी हैं, आपके, इसलिए मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा, मुझे मालूम है आप मुत्तफिक नहीं होंगे, क्या कोई मुहज्जब इंसान इस गुफ्तगू से, इस तर्ज़े तकल्लुम से मुत्तफिक हो सकता है? नहीं। आप मेरे ताल्लुक से बात करें, ठीक है, मैं आपके, फिर आपके वालिद, फिर आपके दादा, और उनको इस तरीके से गुफ्तगू करना, यानी ये तो एक सड़क पे चलते हुए जो लौंडे लपाड़े होते हैं जिनको तहजीब और शाइस्तगी और तालीम का, यानी उनसे दूर दूर से कोई वास्ता मतलब नहीं होता, ये तो उनकी गुफ्तगू होती है। इनको इंटेलेक्चुअल समझ कौन रहा है, मुझे उन पर हैरत है। ठीक है, तो एक अंदाज गुफ्तगू होता है, ये असल में एक बहुत बड़ी इख्तिलाफ की वजह लोगों को जो इनसे है वो ये भी है, अंदाज़े गुफ्तगू। तो अब ये एतराज फिर उलमा के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, आप चूंकि उनसे कहीं आगे जाकर ये साहब गुफ्तगू करते हैं। मेरी उस पॉडकास्ट में वो जो असल में जिसका हवाला दे रहे हैं, ये कैसर भाई के साथ ही हुई थी। अच्छा। और उसमें मैंने इनका जो निज़ाम के ताल्लुक से जो इनका तर्ज अमल है उस पर मैंने तनकीद की थी, और ये खालिस इल्मी तनकीद थी। उसमें मैंने कुरान के हवाले दिए, हदीसों के हवाले दिए, एक इल्मी तनकीद मैंने करी। अब उस तनकीद के जवाब में आप या तो उसका जवाब दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चले जाएं कि तुम भी हो, तुम्हारा बाप भी हो, तुम्हारा दादा, ये तरीका, तो फिर मैंने उसके बाद इनकी इस वीडियो का मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा भाई अब बात पर्सनल और जातियात के ऊपर आ गई है, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। तो पोर्टल वोर्टल के ताल्लुक से तो इल्मी गुफ्तगू है, उस पर रुजू बनता है या नहीं बनता है अलग बात है, रुजू तो इस पे बनता है। मुझसे अल्लाह ताला ये सवाल नहीं करेगा कि पोर्टल का इनकार किया था या इकरार किया था, इनसे यह सवाल होगा कि ये गुफ्तगू क्यों की थी, क्योंकि ये एक मुहज्जब मुसलमान की गुफ्तगू नहीं है, किसी दूसरे मुहज्जब मुसलमान के ताल्लुक से। सही। तो मरने से पहले रुजू इनको करना है, मुझे नहीं करना है। सही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें अब जिस तरह मैंने आपको बोला, अब आपकी जो लाइव स्ट्रीम होती है, ठीक है, उसके अंदर अभी तक यकीन करें आज तक मैं ये समझता था कि वो आपकी पूरी टीम होती है, बाकी जितने भी लोग बैठे होता, ठीक है। वहां पे आप बताएं मुझे, वहां पे काफी हद तक गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई है?
पहले इनके बारे में भी हुई है, साहिल साहब के बारे में बिल्कुल होती है, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि अगर मान लीजिए मैं करूंगा तो मैं जिम्मेदार हूं, राइट, बिल्कुल ऐसे सामने वाला कोई दूसरा करेगा तो वो जिम्मेदार है, राइट। अगर मान लें मैंने किसी के ताल्लुक से इस तरह की गुफ्तगू की हो, एक तो ये कि हम किसी को भाई तुम रैंड कॉर्पोरेशन के आदमी हो, ठीक है, ये हमारा नख्त है, आप जवाब देंगे नहीं, ठीक है, एक तो ये बात हो गई, और एक ये कि नहीं तुम भी और तुम्हारा बाप भी और तुम्हारे दादा भी और तुम्हारे परदादा भी तुम सब फला हो, ये है गैर मुहज्जब, ये पर्सनल पर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं आपसे। अगर आपने मेरे ताल्लुक से कभी मुझे रेफरेंस दे दें आप, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैं इस लेवल पर कभी गिरा हूं, मैं इसको गिरना बोलता हूं, तो मैं फौरी तौर पर रुजू करूंगा। अभी मेरे दिमाग में ऐसी इस लेवल इस तरह से आपके ऑडियंस को भी कह रहा हूं, ढूंढे मेरी उसमें, ठीक है, और आई वुड अप्रिशिएट कि मेरे पास कोई वीडियो भेजे कि आपने यहाँ ये कहा है, पर्सनल गुफ्तगू है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं रुजू करूंगा। जबरदस्त, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप, दोबारा से करूंगा मैं वो सवाल कि क्या आप साहिल अदीम साहब को भी उस कैटेगरी में रखते हैं, रैंड कॉर्पोरेशन वाली कैटेगरी में? या 4 कैटेगरीज हैं रैंड कॉर्पोरेशन की। फंडामेंटलिस्ट हैं, उसके बाद ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उसके बाद मॉडर्निस्ट हैं, उसके बाद सेक्युलरिस्ट हैं। मैं नहीं समझता हूं कि साहिल अदीम सेक्युलरिस्ट या मॉडर्निस्ट में आते हैं। अच्छा, मैं नहीं समझता हूं। ठीक है, ठीक है। तो जो रैंड कॉर्पोरेशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो इनके ऊपर बज़ाहिर सादिक नहीं आता है। दिलों का हालत तो अल्लाह जानता है, ठीक है। दिल का हाल हम किसी के ताल्लुक से, यानी इंजीनियर के ताल्लुक से जो मैंने बात कही है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उनको पैसे लेते हुए देखा है, मेरे पास कोई इंपेरिकल एविडेंस है हाँ कि जी ये चेक गया उधर वायर हो गए थे पैसे, ऐसा नहीं है। हम उस स्ट्रीम में भी और उसके अलावा मुताद्दिद मौके पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रैंड कॉर्पोरेशन का जो डिस्क्रिप्शन है कि कौन से स्कॉलर्स उनको पसंद है, वो इंजीनियर के ऊपर सादिक आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये रैंड कॉर्पोरेशन का बंदा है। अभी आएंगे हम उसको, इंजीनियर साहब के ऊपर अभी आएंगे। वही बात मैं साहिल के साथ के बारे में कहता हूं कि आपको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है वो डिस्क्रिप्शन इनके ऊपर सादिक नहीं आ रहा है। सही है। हाँ, साहिल अदीम साहब को पाकिस्तान में रहकर ये जुर्रत जरूर करनी चाहिए, वो ये कहें कि मैं हिज़्बुत तहरीर का आदमी। अच्छा, वो मौलाना मौदूदी के पीछे ना छुपे, वो कहें कि मैं हिज़्बुत तहरीर का हूं। ठीक है, चूंकि जो रेटरिक उनकी है वो तकीयुद्दीन अन्नभानी की है। अच्छा, वो हिज़्बुत तहरीर की है। वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पाबंदी है, एकदम उठा लिए जाएंगे। तो वो जो दूसरे को ऊपर बुज़दिली का इल्जाम लगा रहे हैं वो खुद जुर्रत करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तरदीद करेंगे, नहीं मेरा हिज़्बुत तहरीर से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इस लिटरेचर से वाकिफ हूं। सही है, फेयर बात है, फेयर बात है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, बिल्कुल फेयर बात है। जो बात वो कह रहे हैं वो हिज़्बुत तहरीर की किताबों से लेकर कह रहे हैं। सही है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आ जाए, मैं थोड़ा सा निजाम के ताल्लुक से बता दूं आपको। हाँ चलें। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं जी कंफ्यूज कर रही है वो। मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में इस्लामी निजाम का कायम करना फर्ज है। ठीक है, ठीक है, सही है। जहां मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, अकलियत में है, वहां वो एक अहद व मीसाक के तहत रहते हैं, और उस अहद मीसाक की पाबंदी करना जरूरी है, इल्ला ये कि अवेयरनेस फैलाकर आप उस अक्सरियत को ये यकीन दिला दें कि तुम्हारे पास जो निजाम है वो फेल है, हमारे पास जो निजाम है वो काम करने वाला है। और अक्सरियत इस बात पर तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। खून खराबे के जरिए निजाम तब्दील नहीं होगा। सही है, ठीक है। मैं अभी पिछले हफ्ते एक लॉयर के पास बैठा हुआ था, गोरा था, तो कैपिटलिज्म के ऊपर गुफ्तगू चल रही। अच्छा, तो कहने लगा कि भाई अमेरिका के एक फाउंडिंग फादर ने यह कहा था कि कैपिटलिज्म से बेहतर हमारे पास कोई निजाम है नहीं, अगर होगा तो हम उसको जरूर डिस्कवर करेंगे। तो मैंने उससे कहा कि तुम कभी डिस्कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि कैपिटलिज्म ही बेहतर निजाम है। क्या तुम कभी इस्लामी निजाम को डिस्कवर करने के लिए तैयार हो? और अगर तुम तैयार भी होगे ना, तो तुम्हें जो कैपिटलिस्ट हैं, जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं, वो तुम्हें करने नहीं देंगे। तो उसने इस बात को एग्री किया। इसका मतलब क्या है कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, हम उन मुल्कों में जहां जहां हम अकलियतों में रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम गैर मुस्लिमों के सामने ये अवेयरनेस लेकर आए कि हमारे पास इससे बेहतर एक निजाम है। वो एक्सेप्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। जहां अक्सरियत में है वहां निजाम कायम करना, इस्लामी निजाम फर्ज है, फर्ज है वहां पे।
अच्छा अच्छा, और जो दूसरी मुफ्ती साहब जो अभी ये कैसर अहमद राजा वाली पॉडकास्ट में भी उन्होंने जो बात की साहिल अदीम साहब ने कि तज़किया, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते तज़किए का? अगर आपको नहीं पता मैं रिपीट ऑडियंस के लिए भी रिपीट कर देता हूं मैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये है कि तज़किए का मकसद ये नहीं है कि मैंने बैठ के अपने कमरे के अंदर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनानी और नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात, ये सारी। तज़किए का पर्सपेक्टिव ये है कि आपके होने की वजह से आपके अराउंड किसी की हिम्मत ना पड़े गैर इस्लामी भी हरकत करने की। इसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस मैं तो पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूं, उनके पास भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो उनका मतलब रेफरेंस मेरे पास नहीं हो सकता, उनके पास हो? नहीं है। अच्छा, हो ही नहीं सकता। अच्छा, उनका या वो ये कहेंगे मैं कह रहा हूँ, हाँ उन्होंने उस पॉडकास्ट में कहा है, ये इसलिए सही है मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन यासिर साहब अगर फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल झूठ की मैं बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि झूठ बोला जाए, ना मैं अपने बच्चे को बोलने दूंगा, ना अपनी बीवी को, ना माँ बाप को, ना बहन भाइयों को, जी, तो ये मेरी वजह से हो गया ना कि मेरे अराउंड कोई अब झूठ नहीं बोल सकता। आप अपने वालिदैन को झूठ बोलने से कैसे रोकेंगे? कॉल आउट करूंगा मैं उनको तमीज के साथ। अच्छा, और बच्चों को? उनकी तो वो मुझे देखेंगे, सारे बच्चे तो एब्जॉर्ब करते हैं जो आपके हो रहा है। थोड़ा बड़े हो गए, इसके बावजूद उन्होंने कहीं और से सीख लिया, ठीक है, अब आप उनकी तरबियत क्या उसी तरह करेंगे जैसे माँ बाप की करेंगे? उनका डिफरेंट तरीका होगा, उनकी तरबियत तरीका अलग अलग है ना, ठीक है, हाँ। इस पर इत्तेफाक है, जी जी, और ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, जी आप, ठीक है। इसी को हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहते हैं, कि भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। राइट, आप अपने माँ बाप को भलाई की बात करेंगे, बुराई से रोकेंगे, उसका तरीका अलग होगा, और जिन के ऊपर आपकी अथॉरिटी है उसका तरीका बिल्कुल अलग होगा, टोन में भी फर्क होगा, बिल्कुल अंदाज में भी फर्क होगा, ये एक नेचुरल चीज है। इसीलिए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की 3 स्टेजेस हैं, और ये हदीस में मौजूद है, ये कोई मैं अपने घर से नहीं लेकर आया हूं। पहला स्टेज है आप हाथ पकड़कर, यानी जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करके, फोर्स के जरिए आप लोगों को भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। दूसरा स्टेज है जबानी, और तीसरा स्टेज जिसको ईमान कहा गया, अगरचे ईमान का लोवेस्ट लेवल कहा गया, ये कहा गया कि आप कम से कम दिल से बुरा जान लें। उस आयत में जिसके ताल्लुक से इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने आधी आयत पढ़ी है, वो आयत में पढ़ के सुना देता हूँ। वल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहू अनिल मुनकर, यहां तक आयत है। मैंने जब वो कैसर भाई के साथ में गुफ्तगू कर रहा था, तो अमरू बिल मारूफ और नहू अनिल मुनकर की ये जो 2 अल्फाज है, ये मैंने नहीं पढ़े, ठीक है, आयत अधूरी पढ़ी, लेकिन इसका मतलब कुछ छुपाना नहीं था, क्योंकि मैंने उसको इतना ज्यादा उस वक्त रेलेवेंट नहीं समझा। इन्होंने कहा इन्होंने तो आयत आधी पढ़ी है। अब उस आयत का तर्जुमा सुन लीजिए कि ये वो लोग हैं कि जब हम इनको जमीन में इख्तिदार देते हैं तो ये क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, मारूफ का भलाई का हुक्म देते हैं, और बुराई से रोकते हैं। कब करते हैं? जब हमने जमीन में इख्तिदार दे दिया। अब भी उन्होंने बंदों ने क्या किया? नमाज, ज़कात, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ठीक। अब साहिल साहब ये कहते हैं कि भाई अगर इख्तिदार नहीं होगा तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कैसे होगा? बिल्कुल ठीक है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो पहला स्टेज है फोर्स के जरिए, वो नहीं होगा, जुबान के जरिए तो होगा, हो रहा है, ठीक है। हम उसको परफेक्ट सिचुएशन इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों ने इस्लामी निजाम पर बात करना और उसको कायम करने की कोशिशें करना उन मुमालिक में भी कि जहां वो अक्सरियत में है, छोड़ दिया, इसलिए आइडियल स्टेट नहीं है, सही। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे के सारे शिर्क में मुब्तला हैं, सारे के सारे जहन्नमी हैं, सब के सब काफिर हो चुके हैं। ये हिज़्ब तहरीर का नैरेटिव है, और साहिल साहब नाम लिए बगैर वही काम कर रहे हैं। ये अब नया टर्म आया है, अभी इसको आप डिस्कवर कीजिएगा हिज़्ब तहरीर क्या है। जी जी जी, डिस्कवर कीजिए खुद। नहीं, जैसे अभी तक इंजीनियर साहब पे रैंड का ऑपरेशन चल रहा था, अब ये साहिल अदीम साहब के बाद ये के ऊपर ये डॉट्स बहुत आसानी के साथ मिल सकते हैं। सही। मैं देखें हिज़्ब तहरीर के ताल्लुक से मैं बता दूं आपको, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग फासिक हैं, फाजिर हैं, कभी नहीं कहता। मेरे बहुत से दोस्त हैं अमेरिका में, तो यहाँ आप चाहे जो बोले, अमेरिका में तो आजादी है, एग्जैक्टली, जिसको इंफीरियर वो कह रहे हैं ना साइकोलॉजी, हम तो उनसे ज्यादा आजादी रखते हैं, मैं और आप अमेरिका में रहते हैं। क्या आप खुद बता सकते हैं कि बहुत सी गुफ्तगू जो हम अमेरिका में करते हैं पाकिस्तान में आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें आजादी ज्यादा है, ठीक है। अगर बात आजादी की है, साहिल साहब से कहीं ज्यादा आजादी है, ठीक है। और हम वाकई यहाँ रहकर हम वो बातें कहते हैं। मेरे ताल्लुक से तो, जबकि मेरा असल ताल्लुक इंडिया से है और मैं रहता अमेरिका में हूँ, तो बहुत से लोग कहते हैं भाई आप ये बात कर कैसे लेते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सब इसका कोई टेंशन वेंशन होती नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। तो हिज़्ब तहरीर के बहुत से लोग यहाँ पर हैं अमेरिका में,
और मस्जिदों में आना जाना, उनसे ताल्लुक, उठना बैठना हमारा सबके साथ है। तो मैं उनको कोई फासिक फाजिल नहीं कह रहा हूं, उनको मैं नहीं कह रहा है सुन्नत से खारिज हैं, कुछ नहीं। बात यह है कि जो आप हैं वो बताएं। आप ये बताएं कि ये आपने आइडियोलॉजी ली किधर से है। सैयद कुतुब का हवाला देते हैं कि नहीं? सैयद कुतुब रहीमहुल्लाह, मैं उनको रहीमहुल्लाह कह रहा हूं, उनकी बातों से मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनके जो कारनामे अजीम शान। तकीउद्दीन नबहानी रहीमहुल्लाह ने अगर अपना सरप्रस्त और पैटर्न किसी को माना है तो सैयद कुतुब है। तो और मैं ये भी बता दूं रेफरेंस के लिए कि सैयद कुतुब साहब की किताबें सिर्फ मैंने पढ़ी नहीं है, पढ़ाई है। अच्छा, ओके। और इस नियत से पढ़ाई है कि यार ये किताबें बड़ी मशहूर हैं, चलो इनको पढ़ते हैं। हमारा एक अपने स्टडी सर्कल होता था, उसमें मेरे अपने स्टूडेंट होते थे। मैंने कहा चलो पढ़ते हैं, इसमें यकीनन कोई हमें काम की बात मिलेगी। और मैं अकीदत की निगाह से मैंने उन किताबों को खोला और इस तरीके से पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मेरे स्टूडेंट गवाह हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, मैं कहना यार ये बात तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा पहले से कोई वर्ल्ड व्यू था कि हमें तनकीद करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे प्रोसेस, हाँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो विद ग्रेट रिस्पेक्ट। तो ये जो निज़ाम के ताल्लुक से जो वजाहत मैंने की है ये बहुत जरूरी है, चूंकि हो सकता है कि आपने जो कमेंट्स बहुत से देखे हों निज़ाम के ताल्लुक से भी बहुत कमेंट्स आए हों, बहुत कमेंट्स कि मैं क्या राय रखता हूं। जी, आपकी क्या राय है? तो राय आपके सामने आ गई। तो आपका कंक्लूसिवली यानी कि मुसलमान ममालिक में लाजमी है, ठीक है, और जहां पे हम अकलियत में है वहां अहद व मीसाक की पाबंदी है, अहद व मीसाक की पाबंदी है वहां पे। सही है, ठीक है, बिल्कुल। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप चले जाए छोड़ कर। अगर आप अहद व मीसाक की पाबंदी उन मुल्कों में नहीं करना चाहते जी, तो आप उनको मुल्कों में चले जाएं कि जहां इस्लामी निजाम मुकम्मल तरीके से नाफिज हो चुका और वो आपको लेने के लिए तैयार है। अब बताएं कि जहां इस्लामी निजाम मुकम्मल तरीके से नाफिज हो चुका है, क्या वो तमाम मुसलमानों को लेने के लिए तैयार है? सही है, सही है। तो इसलिए बात यह है कि फिलहाल जिस दौर में हम जी रहे हैं वहां यह है कि जहां आप ठहरे हुए हैं वहां अहद व मीसाक की पाबंदी कर लें बस, अगर आप अकलियत में हैं। सही है। वैसे तो मैं ट्रांजिशन करना चाह रहा था इंजीनियर साहब के ऊपर, तो मैंने आपसे जो सवाल किया था साहिल अदीम साहब का रेंट, तो आपने क्लियरली बोला कि रेंट कॉर्पोरेशन की आप कैटेगरी में उनको नहीं डालना चाहते, ना समझते हैं। तो बस मेरा सवाल ये है कि आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले जी एक वीडियो आई थी, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, एक चैनल है, अच्छा, उस पे शहजाद गयास साहब हैं, उन्होंने तकरीबन 50-55 मिनट बैठ के जो है वो दबा के बैशिंग की साहिल अदीम साहब की। अच्छा, मैं वाकिफ नहीं हूं। हाँ, तो बहरहाल उन्होंने वो की 50-55 मिनट बैठ के, और उसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कमेंट किया उस वीडियो के ऊपर अप्रिशिएट करते हुए, ठीक है, यानी कि उस वीडियो को उन्होंने और उस वीडियो को अप्रिशिएट किया और उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया साहिल अदीम साहब के ऊपर। तो इससे मेरा खाली सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता, अगेन सारे इख्तलाफात आपकी, मैं बिल्कुल आपकी बात भी मैं समझता हूँ, आपके इख्तलाफात भी मैं समझता हूँ, उनके इख्तलाफात भी समझता हूँ, सारे इख्तलाफात के बावजूद आपको नहीं लगता कि शायद कुछ ठीक ही कर रहे हैं जो रैंड एज पर आपके के रैंड कॉर्पोरेशन का एजेंट उनके अगेंस्ट वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं? यानी जब साहिल अदीम साहब रैंड कॉर्पोरेशन के हैं नहीं, अब इंजीनियर साहब अचानक आते हैं और साहिल साहब को बैश करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, उस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं उससे पूरे रेटरिक से मुतफिक है। हाँ, तो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई ना 2-2-4 की तरह। भाई रेंट का बंदा नॉन रेंट के बंदे को उसको पसंद आएगा कि भाई इसके क्रिटिसाइज हो रहा है, राइट। तो मतलब सवाल ये है, आपको लगता है कुछ ना कुछ तो ठीक ही बोल रहे होंगे जो रैंड वालों को प्रॉब्लम है इस पर्सपेक्टिव, इस साहिल साहब के बारे में कह रहे हैं। साहिल साहब, बिल्कुल, मैं तो समझते हैं कुछ ना कुछ ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल। मैंने कब उनको कहा है कि वो 100% गलत है? सही। मैं तो खुद ही ये बात कहता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान के हवाले से इस्लामी निजाम की बात कर रहे हैं तो ये तो फर्ज है जी। इख्तिलाफ मैं आपको बता दूं कहां पर है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था, देखें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वुजू करना फर्ज है या सुन्नत? फर्ज है, नमाज फर्ज है। वुजू नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्या नमाज पढ़ने का मकसद वुजू करना है, क्या वुजू करने का मकसद नमाज पढ़ना है? वुजू करने का मकसद नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ने का मकसद वुजू करना नहीं। बिल्कुल ऐसे ही इस्लामी निजाम का क़याम मकसूद बिज़ात नहीं है, ये वसीला है। जैसे वुजू फर्ज है ऐसे इस्लामी निजाम का क़याम फर्ज है। जैसे आगे बढ़ने से फिर इससे मेरा एक सवाल और निकला है। इससे अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि अपना खलीफा बना के भेज रहा हूं मैं इंसान जी। तो खलीफा की तो डेफिनेशन ही सक्सेसर की, रूलर की होती है जी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है वो मकसद नहीं है? अल्लाह ताला ने तो इसी मकसद के लिए भेजा है ना, दुनिया में रूल करने के लिए भेजा है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो जाती बात इससे?
अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ का या निजाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूँ, ठीक है, ये लफ्ज खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। खलीफा के माना क्या रूलर ही के आते हैं या खिलाफत के असल माना रिप्रेजेंटेटिव के आते हैं? अगर हम लुकअप करें तो सबसे पहला माना सक्सेसर का आता है और फिर रूलर का आता है, और रिप्रेजेंटेटिव का नहीं आता। रिप्रेजेंटेटिव का भी आता है, आगे डाउन द रोड आता है। खुलफाए राशिदीन को खलीफा क्यों कहा जाता है? खलीफतु रसूलिल्लाह, यानी नायब रसूल, सक्सेसर्स। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल हैसियत थी, क्या रूलर की थी या नबी की थी? नबी की थी। रूलर की तो सेकेंडरी थी। जी जी सही। रूलर थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, वो सेकेंडरी थे। प्राइमरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म यहां पहुंचाने वाले और दुनिया को हिदायत का मतलब बताने वाले और वसीला हिदायत थे बुनियादी तौर पर। नबी और रसूल का यही काम होता है। अब खुलफाए राशिदीन अपने आप को रसूल का सक्सेसर या रसूल का नायब कह रहे हैं, तो उनकी भी प्राइमरी हैसियत यही है कि वो जरिया हिदायत है, सेकेंडरी तौर पर वो रूलर है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? उसकी वजह यह है कि अगर हर मुसलमान को या मुसलमानों के जिम्मे आपने ये फर्ज करार दे दिया जैसे कि नमाज पढ़ना, तो फिर दुनिया में कहीं भी मुसलमान बतौर अकलियत के अहदो मीसाक की पाबंदी करते वो भी नहीं रह सकते, उनके लिए हराम होगा। अच्छा, फिर हमें उसका लाजमी नतीजा ये निकालना पड़ेगा, बेसिकली हमारा यहाँ पे रहना हराम हो जाएगा। वो तो है ही, लेकिन लोग ये कहेंगे अपनी कन्वीनियंट के लिए कह रहे हैं। पाकिस्तान का हर मुसलमान इस वक्त हरामकारी में मुब्तला होगा। वहां पे भी कोई इस्लामी निजाम नहीं है, इंक्लूडिंग साहिल साहब जो कह रहे फौरी तौर पर अफगानिस्तान मूव होना चाहिए। और अफगानिस्तान में भी जाकर ये कहना चाहिए कि भैया इस्लामी निजाम सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी सरहदें क्लोज कर लें, फौरी तौर पर ईरान पे हमला करें और फौरी तौर पर पाकिस्तान पे हमला करें, क्योंकि पूरी जमीन पे खिलाफत कायम करनी है ना। तो आप अफगानिस्तान में बैठ के क्या कर रहे हैं? मतलब अब ये तो स्टेजेस के अंदर हो सकती है ना चीज के बाद, आप स्टेजेस में हो सकती है ना। हाँ। क्या अफगानी तालिबान का ये इरादा है कि वो पाकिस्तान पे हमला करें या ईरान को अपने उसमें ले लें? भाई ट्रंप का तो इरादा है कि 51 स्टेट बनाएगा कनाडा को। तालिबान ने कभी कहा है? उन्होंने पूरी दुनिया में वादे इसी बात पे किए हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। तो ठीक है, फिर वहां भी इस्लामी निजाम नहीं हुआ, लेकिन जितना कितना है वहां है, तो साहिल साहब को पूरी तौर पर वहां जाना चाहिए। साहिल साहब भी फिर इस वक्त एक हराम अमल में मुब्तला है, अगरचे वो बात कर रहे हैं, तो बात तो फिर मैं भी कर रहा हूं। तो ये फर्क समझना जरूरी है। सही है, नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सही है। यानी क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला हम उसको हादी, रहमान, रहीम तमाम सिफतों से याद कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर एक ऐसा वक्त ले आए कि रूए जमीन के ऊपर जहां जहां मुसलमान हो सारे मुकम्मल हरामकारी में मुब्तला हो और उनके लिए मुमकिन ना हो कि वो हलाल जिंदगी गुजार सके, अगर खलीफा का मतलब सिर्फ यह है कि वो हुकूमत कायम करे। लेकिन बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। मुफ्ती साहब देखें ना, अब ये इस मकसद को जब छोड़ दिया है तो इस वक्त पूरी दुनिया में बॉटम उसमें हम बैठे हुए नहीं है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि मुसलमानों के पास जो जरूरी है निजाम का कायम करना, भाई आपके पास 50 के करीब मुल्क हैं जी, ठीक है, लाख करोड़ों की आपके पास आबादी है जी। आप पाकिस्तान और बांग्लादेशी की मिला लें तो 50 करोड़ से ऊपर हो जाते हैं। ये इस्लामी निजाम आपके ऊपर फर्ज है, आपके ऊपर फर्ज है इस्लामी निजाम कायम करना। तो आप प्रोपोगेट कर रहे हैं ना इस चीज को कि ये होना चाहिए। लेकिन जब आप वो नैरेटिव लेते हैं तो फिर अमेरिका के मुसलमानों के ऊपर, कनाडा के मुसलमानों के ऊपर भी कनाडा अमेरिका में इस्लामी निजाम का क़याम फर्ज हो जाता है। या फिर मुल्क छोड़ दें, या फिर आप मुल्क छोड़ के जाएं, जाए कहां बताइए, वो मुल्क बताइए। हाँ नहीं, ये तो वही मैंने जिस तरह कहा ना, ये तो अब स्टेजेस के अंदर होगा ना, अभी तो कोई है ही नहीं जो जगह। लेकिन जिस तरह आपने बोला कि भाई पाकिस्तान के ऊपर फर्ज है जी, इसीलिए अब आप ये देखें ये हिकमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के स्टेजेस बयान करते हैं कि तुम्हारे पास ताकत होगी तो ताकत के बलबूते पर, नहीं होगी तो जबान से, और जबान से भी नहीं बोल सकते तो कम से कम दिल से तुम इसको बुरा जानो, और इसके बावजूद तुम हलाल जिंदगी गुजार रहोगे, चूंकि ज़ालिका ज़ाफुल ईमान हदीस के अंदर है कि ये ईमान का निचला दर्जा है। काफिर नहीं कहा, हराम नहीं कहा। तो आपको उन पूरी उम्मत मुस्लिमा का सोच के चलना होगा। आप ये नहीं कह सकते भाई तुम तो इंडिया का हो, तुम इंडिया की बात करो, मैं पाकिस्तान का हूं, हम आजाद हैं, हम इसकी बात करेंगे। नहीं, आप आजाद नहीं है, आप IMF के गुलाम है भाई। बताइए कौन, अगर वाकई कोई अक्लमंद पाकिस्तानी जो तहरीर और तज्जिया की सलाहियत रखता होगा, वो अपने आप को, मैं नहीं समझता कि मौजूदा हालात में
वो अपने आप को ये कहता होगा कि हम ऐसे ही आजाद हैं जैसे अमेरिका के लोग आजाद हैं। हमसे ज्यादा आजाद नहीं है पाकिस्तानी, हम अमेरिका के मुसलमान हैं, हमसे ज्यादा आजाद नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, वैसे अगेन ये जो कैसर भाई की पॉडकास्ट में जो भी साहिल अदीम साहब ने ये बात की थी, इंडिया वाली बात, मैं आई एग्री कि इट साउंडेड डिमीनिंग, बिल्कुल सही है, लेकिन जो मुझे बात समझ आई, या उन्होंने ये बात बोली भी, ये बात कि ये कोई तज़ीक नहीं कर रहे, ये एक वहां की अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इंडिया की, कि वहां पे जो मुसलमान है वो एक पिसा हुआ तबका है, एक सप्रेस तबका है। तो उन्होंने, हाँ आप ये कह सकते हैं यार बोलने का तरीका है, ये कोई मतलब कोई किसी की टांग नहीं है तो तुम बोलोगे लंगड़ा लंगड़ा तो नहीं बोलोगे ना, अगले को तमीज से बात, आई कैन अग्री टू दैट अप टू दैट एक्सटेंट। लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने बोला ना, उन्होंने बोलने क्लैरिफाई भी करने की कोशिश की इस बात को, यार मैं कोई तज़ीक नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। वो जो वीडियो मैंने आपको भी सुनाई है, जी जी जी, उसमें तज़हीब का पहलू ही गालिब है, उसमें भी तज़ीक है। जी जी, गालिबी वही पहलू है। लेकिन इसीलिए फिर मैंने आपको मोस्ट रीसेंट रेफर किया ना, आप जो कैसर भाई की। हाँ, तो अगर मान लीजिए मैं अमेरिका में हूँ, मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर के जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है, मेरे चैनल के ऊपर व्यूअर्स इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, सारी दुनिया के हैं, मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ किसी मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा हूँ, एक इस्लामी आयात और नुसूस को का हवाला देकर बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये लिमिट नहीं कर सकते कि भाई आप चूंकि इंडिया का सिर्फ इंडियन मुस्लिम की बात करें। भाई अगर कहीं सप्रेस हैं, लेकिन बात तो दलाइल की बुनियाद पर होगी ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सप्रेस कहीं है और कहीं आजाद है। सही 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 है। आगे बढ़ते हैं, साहिल अदीम के ऊपर काफी लंबी हो गई डिस्कशन, अब मुझे जरा इंजीनियर साहब के ऊपर कुछ बातें करनी थी आपसे।